Welcome to my YouTube channel. Today's topic is multiple expansion of vector potential. चैप्टर नंबर 5 ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनेमिक बुक न्यू एडिशन 4th का ये टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब हमने मल्टीपल एक्सपेंशन की थी तो तब हमने वहाँ पे देखा था कि हमारे पास एक चार्ज कन्फिग्रेशन थी और उस चार्ज कन्फिग्रेशन की वजह से जिस चार्ज कन्फिग्रेशन को हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा हुआ है XYZ, इस चार्ज कन्फिग्रेशन की वजह से एक पॉइंट P जो कि इस कन्फिग्रेशन से बहुत दूर है, इस पे हमने पोटेंशियल फाइंड किया था इस कन्फिग्रेशन की वजह से। ठीक है, हमने क्या ले लिया था, एक स्मॉल एलिमेंट, यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया था हमने, और इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पे हमने क्या फाइंड किया था, पोटेंशियल फाइंड किया था। ठीक है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था, कर्ली r। फिर सेम यहाँ से इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप फाइंड करते हो उसको क्या बोलते हो, सोर्स पॉइंट, और दूसरे को फील्ड पॉइंट बोलते हो। और ये हमारे पास क्या हो जाता है, एक सेपरेशन वेक्टर हो जाता था। ठीक है, ये r और ये कर्ली r। अब जब हमारे पास पोटेंशियल आता था तो वो कैसे था, मोनोपोल प्लस डाइपोल टर्म प्लस क्वाड्रापोल टर्म आई थी। इसका मतलब क्या था मोनोपोल का, कि ये पोटेंशियल था ड्यू टू सिंगल चार्ज की वजह से। अब क्या मतलब है इस चीज़ का, कि अगर मेरे पास ये चार्ज कन्फिग्रेशन मोनोपोल होती तो इस पॉइंट P पे जो मुझे पोटेंशियल इस चार्ज कन्फिग्रेशन की वजह से मिलता वो इन टर्म ऑफ मोनोपोल टर्म मिलता। सेम अगर मेरे पास ये चार्ज कन्फिग्रेशन डाइपोल हो तो इस चार्ज कन्फिग्रेशन की वजह से जो पॉइंट P पे पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इन टर्म ऑफ डाइपोल टर्म। सेम फॉर क्वाड्रापोल। तो इफ़ चार्ज कन्फिग्रेशन बिहेव एज मोनोपोल देन पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस कन्फिग्रेशन इज मोनोपोल। बाकी सेम भी क्वाड्रापोल और डाइपोल या ऑक्टापोल आप जो लो उनके लिए होगा। अब ये जो हमारे पास मोनोपोल टर्म आई थी, ये मोनोपोल टर्म हमारे पास इसके इक्वल थी 1/r, और डाइपोल मोमेंट जो थी वो हमारे पास डाइपोल टर्म 1/r², क्वाड्रापोल 1/r³। अब अगर आप इसमें देखो 1/r फिर 1/r² देन 1/r³, तो हमें सीरीज़ मिल रही है r की इन फॉर्म ऑफ 1/r। तो यही सीरीज़ जो होती है ये हमारे पास क्या होती है, मल्टीपोल एक्सपेंशन थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जब हमने पढ़ा था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम क्या बोलते थे, स्केलर पोटेंशियल भी। तो ये तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। देन अब मैग्नेटोस्टैटिक में क्या होगा कि यहाँ पे चार्ज कन्फिग्रेशन है, तो मैग्नेटोस्टैटिक में हमारे पास क्या हो जाएगी, करंट कन्फिग्रेशन हो जाएगी। और दूसरी बात, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मोनोपोल टर्म है, जबकि मैग्नेटोस्टैटिक में हमने डेल डॉट B पढ़ा था। और इस रिलेशन का मतलब क्या था कि आपके पास मोनोपोल टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। तो इट मीन्स कि जब हम मैग्नेटोस्टैटिक में पढ़ेंगे तो हमारे पास मोनोपोल टर्म नहीं होगी, बाकी चीज़ें सेम होंगी। और यहाँ पे चार्ज कन्फिग्रेशन की बजाय हमारे पास क्या होगा, करंट कन्फिग्रेशन। इन मैग्नेटोस्टैटिक इंस्टेड ऑफ चार्ज configuration we have current configuration and we have different type of configuration। अब हमारे पास current configuration की different types हो सकते हैं, like current in a wire, surface current और volume current। अब हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम वो यूज़ करेंगे जो कि सिंपल हमारी कैलकुलेशंस को ईजी और सिंपल कर देगा। तो सिंपलेस्ट केस हमारे पास जो होता है वो करंट इन अ वायर होता है। तो हम इन सारी कन्फिग्रेशंस में से करंट इन अ वायर यूज़ करेंगे। तो हम इसीलिए एक कंसीडर कर लेते हैं कि एक क्लोज करंट कैरिंग लूप है। ठीक है, ये उसी तरह जैसे वहाँ पे चार्ज कन्फिग्रेशन था, यहाँ पे क्या है, करंट कन्फिग्रेशन है। और कन्फिग्रेशन कौन सी है, हमने करंट इन अ वायर लिया है। एंड वी हैव वेक्टर पोटेंशियल एट पॉइंट P, और हमें इसकी वजह से इस पॉइंट P पे वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करना है। अब वेक्टर पोटेंशियल जब मैं फाइंड करूँगी तो सब हम क्या करते हैं, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लेंगे कोई dl, और उस dl की वजह से सबसे पहले इस पॉइंट P पे वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करेंगे। देन उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास इस पूरी वायर की वजह से इस पॉइंट P पे पोटेंशियल आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। अब जब हम इसकी पोजीशन बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, एक ओरिजिन से dl, ठीक है, dl तक, जो कि हमारे पास क्या होगा, r', और एक हम O से P तक बनाते हैं जो कि हमारे पास होता है r। देन एक सेपरेशन वेक्टर जो कि ये हो जाएगा सेपरेशन वेक्टर, और उसको हम कर्ली r से लिखते हैं। देन आपके पास ये जो r और r' है, ये एंगल क्या बना रहा है, अल्फ़ा। तो ये सारी बातें वही लिखी हुई हैं कि फर्स्ट वी फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट एंड देन इंटीग्रेट टू गेट वेक्टर पोटेंशियल। इसलिए हमने एक अज्यूम कर लिया था लेंथ एलिमेंट dl ऑन
वायर, और ये सारे आपने अगर आप नेम देना चाहो कि आर ये है पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट पी, ठीक है, कोई इस तरह से आप दे सकते हो कि अल्फ़ा जो है वो एंगल है आर और आर प्राइम के दरमियान। अब हमें वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू लेंथ एलिमेंट की वजह से जो होगा वो डी ए इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब ये डी ए कैसे आया है, अभी हमने जो पीछे पढ़ा था टॉपिक्स में वेक्टर पोटेंशियल ए जब हमने फाइंड किया था तो ए इक्वल था 1/4 पाई म्यू नॉट जे ओवर आर। अब ये हमारे पास था ए, लेकिन हम फाइंड कर रहे हैं लेंथ एलिमेंट डी, इस पे वेक्टर पोटेंशियल इसकी वजह से इस पे, तो लेंथ एलिमेंट है तो इसके साथ क्या आएगा डी। तो अगर आप देखो कि ये फॉर्म मेरे पास अगर मुझे डी में इसको लिखना है तो इट मीन्स कि मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे डी लूँगी तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो डी ए इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई म्यू नॉट। और ये वाला जो जे है ये वॉल्यूम करंट के लिए होता है, मैंने कौन सा लिया हुआ है, करंट कैरिंग वायर, तो सिंपल आई डी एल आगे आ गया और आर आ गया, ठीक है। अब जब मैं इसको सिंपल होता है ये फॉर्मूला, अब इससे आप लोगों ने ये फॉर्म बनाई, ये समझ आ गया। देन वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू होल करंट कन्फिग्रेशन की वजह से, तो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ये आपके पास क्या है कांस्टेंट, इनको बाहर ले लेंगे, ए इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई और डी एल प्राइम ओवर आर। उसके बाद हमने कहा था कि जो एंगल है आर और आर प्राइम के दरमियान वो क्या है, अल्फ़ा है, तो हम एक कोसाइन लॉ यूज़ करेंगे और उस कोसाइन लॉ के ज़रिए हम आर को, करली आर को इन टर्म ऑफ आर और आर प्राइम बताएंगे, ठीक है। अब ये रिलेशन आप लोगों ने याद करना है, 1/r इज़ इक्वल्स टू 1/r, ये पूरी आप लोगों ने याद करनी है, समीशन n to 0 r प्राइम ओवर आर एन पी एन कॉस अल्फ़ा, ये आपके पास क्या होता है, लेजेंडर पॉलिनोमियल होता है। अब आपने देखो 1/r को इन टर्म ऑफ आर और आर प्राइम जो है वो डिफ़ाइन कर दिया। अब इस इक्वेशन को नेम दे दिया 2, इस 2 की इक्वेशन को मैं इसमें पुट करूँगी, मीन्स के 1/r की वैल्यू इसमें पुट करूँगी। वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। देन अब इसमें से r जो है ये r और इसकी पावर क्या है n, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, बेसिस सेम होंगी तो पावर ऐड हो जाएगी, तो r n+1, और इसको बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो r प्राइम कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट से हो रही है, इसके ऊपर प्राइम नहीं, तो भी प्राइम कोऑर्डिनेट नहीं है, एज अ कॉन्स्टेंट में से बाहर ले सकती हूँ, तो ये बाहर चला गया। देन अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी, अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो 1/0 + 1 1 r आ जाएगा सिंपल। r प्राइम की पावर 0 पुट करूँगी तो 1, यहाँ पे सिर्फ p0 cos अल्फ़ा dl। देन अगले में मैंने r की वैल्यू 1 पुट की है, देन अगले में r की वैल्यू 3 पुट करेंगे। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू के लिए हम लेजेंडर के पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। लेजेंडर पॉलिनोमियल Pnx होता है, x हमारे केस में क्या है, cos अल्फ़ा, ठीक है। तो p, मैं cos अल्फ़ा लिखने के बजाय p, क्योंकि लेजेंडर पॉलिनोमियल होता है ना, तो p नॉट x की वैल्यू क्या होती है 1, ये सारी याद करनी है, ये एज इट इज़ होती हैं। p नॉट x इज़ इक्वल्स टू 1, p1x इज़ इक्वल्स टू x, p2x इज़ इक्वल्स टू 3/2 x² - 1/2, p3x इज़ इक्वल्स टू 5/2 x³ - 3/2 x। अब यहाँ पे म्यू नॉट बाय आई 1/r p नॉट x मीन्स के p नॉट cos अल्फ़ा x ही होता है, इसकी वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे dl प्राइम आ जाएगा, प्लस म्यू नॉट i/4 पाई 1/r² r प्राइम। अब p1 cos अल्फ़ा की वैल्यू क्या है x, यहाँ पे मैंने x पुट कर दिया। देन आगे यहाँ पे p2 cos अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 x² - 1/2 dl प्राइम। आगे डॉटेड फॉर्म में आप कर दो, म्यू नॉट i/4 पाई 1/r, ओके, यहाँ पे x की जगह मैंने क्या लिख दिया cos अल्फ़ा, और यहाँ पर भी जहाँ पर भी x था वहाँ पे cos अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि हमारे केस में x जो है वो cos अल्फ़ा है। अगर आप डायग्राम फिगर देखो जो पीछे मैंने बनाई थी, उसमें मैंने एक क्लोज लूप बनाया था, ठीक है, क्लोज, ये करंट कन्फिग्रेशन क्या थी, क्लोज थी, इस पे मैंने ये डी एल लिया हुआ था,
ठीक है। डीएल क्या है, एक वेक्टर है, मीन्स के हम यहाँ से शुरू हुए, यहाँ से गए, अगेन इसी जगह पे आगे, क्लोज लूप है। तो क्लोज इंटीग्रेशन जो होगी डीएल प्राइम की वो क्या हो जाएगी, 0। और ये टर्म मेरे पास क्या थी, ये तो मोनोपोल टर्म थी, इट मीन्स कि ये क्या हो गई, 0। मोनोपोल टर्म जो है एग्जिस्ट नहीं करती, इस रिलेशन से हमें पता लगा। और डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हमने पढ़ा था, और ये मैक्सवेल की इक्वेशन भी है, ये चीज़ हमें यही बताती है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। जब ये चीज़ 0 हो गई तो ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई, देन ये वाली टर्म आ गई। अब जो ये वाली टर्म थी मेरे पास, ये चीज़ क्या है, वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, और ये क्या है, वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रापोल। अब जो हम आगे यूज़ करते हैं वो वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल यूज़ करते हैं, तो हम इसको फर्दर फाइंड करेंगे। वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पोटेंशियल, इसकी हेडिंग देंगे। ये हमारे पास क्या होता है, एक डोमिनेटिंग वेक्टर है, इसीलिए हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। ए डाइपोल मीन्स के वेक्टर पोटेंशियल डाइपोल, डाइपोल पोटेंशियल, इसकी मैंने पूरी यहाँ पे वैल्यू लिख दी और इसको इक्वेशन ए कह दिया। अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि आर प्राइम और आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू आर प्राइम कोज अल्फ़ा। जो मैंने आर प्राइम कोज अल्फ़ा हमने लिखा है, उस आर प्राइम कोज अल्फ़ा को आप इस तरह से भी लिखोगे तो वो यही चीज़ बनती है, ठीक है। देन इसकी वैल्यू को मैं पुट कर दूँगी ए में, इक्वेशन ए में आर प्राइम कोज अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा, आर प्राइम आर यूनिट वेक्टर डी एल प्राइम। अब जब ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट अगर आप दो वेक्टर्स का लो तो आपको क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है। तो इट मीन्स कि ये मेरे पास कोई स्केलर क्वांटिटी होगी और वो स्केलर क्वांटिटी मैं कह देती हूँ टी है, तो मीन्स कि ये दोनों जो होंगे ये चीज़ इक्वल हो जाएगी किसी एक स्केलर क्वांटिटी जो कि मेरे पास टी है। अगर मैं स्केलर क्वांटिटी का अब मैं इसका ग्रेडियंट लूँ, ग्रेडियंट ऑफ टी, तो डेल टी इज़ इक्वल्स टू इस चीज़ का पूरा ग्रेडियंट हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा डेल प्राइम टी इज़ इक्वल्स टू आर यूनिट वेक्टर। अब म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर स्क्वेयर जो था, यही वाली इक्वेशन, इसमें मैं आर, ठीक है, ये अभी आपने क्या करना है कि आर और आर यूनिट वेक्टर, ये जो दो था ना, ये अब यहाँ था ना आर प्राइम और आर यूनिट वेक्टर, बस इसकी जगह आपने क्या लिख देना है, सिंपल टी, आगे आपका डी एल प्राइम आ गया और क्लोज इंटीग्रेशन आ गई, ठीक है, क्लोज आ गई। उसके बाद ये वाला रिलेशन याद रखना है कि डेल टी डी एल प्राइम, वैसे इसकी क्या होती है, डेरिवेशन भी होती है बट वो बहुत लेंथी है, डेल टी डी एल प्राइम इक्वल होता है सिर्फ टी डी एल प्राइम, ठीक है। यहाँ पे आपने सिर्फ सिंपल इस चीज़ को आप छोड़ दो, आपने यहाँ तक बोला, देन आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू टी पुट की, टी डी एल। अब आपने कहा कि आपके पास ये पूरी टर्म जो होती है वो इक्वल होती है माइनस डेल प्राइम टी क्रॉस डी ए के, तो आप वहाँ पे टी की जगह पूरी इसकी जगह क्या पुट कर दोगे, इस पूरी की जगह ये चीज़, ठीक है। देन जब आपने इसकी डाइवर्जेंस ली थी, तो डाइवर्जेंस ली थी तो आपके पास क्या आंसर आया था, आर यूनिट वेक्टर, तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या पुट कर देना, आर यूनिट वेक्टर क्रॉस टी ए प्राइम। ओके, अब म्यू नॉट बाय 4 पाई, आर को भी बाहर निकाल दी, आर स्क्वेयर, आई को अंदर ले गए, आई डी ए। अब यही जो आपके पास ये जो आई डी ए आया ना, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी ए, ये चीज़ आपके पास क्या होती है, मैग्नेटिक डाइपोल, इसको हम एम से भी लिख देते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। तो यहाँ पे सिंपल आर यूनिट वेक्टर ये पूरी टर्म, देन इसकी जगह सिंपल क्या लिखती है, एम। ये एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, आई डी ए प्राइम। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।